हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन लर्निंग चैनल नेहा ट्यूटोरियल्स। कैसे हैं आप सब? क्लास 9 एग्जाम्स ऑफलाइन हो रहे हैं, कैसी तैयारी चल रही है? बहुत टेंशन होगी, कोई बात नहीं। आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर ग्रेविटेशन फिजिक्स, दैट इज चैप्टर 3 ऑफ फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में बहुत कुछ डिलीट भी हुआ है। सीबीएसई ने इसका सेकेंड पार्ट डिलीट कर दिया है, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर एंड फ्लोटेशन पार्ट। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आज हम पढ़ेंगे, ग्रेविटेशन। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कंपैरिजन ऑफ स्मॉल जी एंड कैपिटल जी, what is mass, what is weight, their difference, what is gravitation on moon, what is weight on moon, and many more things. So let's start the video. Gravitational force क्या होता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं what is gravitational force. Okay. कभी आपने सोचा है, बहुत सारी चीज़ हमारे आसपास ऐसी होती है कि आपको लगेगा कि एक चीज़ दूसरे चीज़ को अट्रैक्ट कर रही होती है, मतलब वो ऐसे फ्लोट नहीं हो रही है कहीं भी, बट एक दूसरे के से जुड़ी हुई है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एटमॉस्फियर है अर्थ के ऊपर, तो ये अर्थ है, अर्थ के ऊपर में ये एटमॉस्फियर है विच एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट। तो ये एटमॉस्फियर अर्थ से जुड़ा हुआ क्यों है? ऐसे कहीं भी फैल क्यों नहीं जा रहा है पूरे स्पेस में? इतना बड़ा स्पेस है, क्यों ये एटमॉस्फियर अर्थ से जुड़ा हुआ है? कोई तो फोर्स है जो अर्थ को एटमॉस्फियर से जोड़ के रख रहा है। दूसरी चीज, रिवर का जो वाटर है वो क्यों अर्थ से जुड़ा हुआ है? इधर उधर क्यों नहीं फेंका जाता है, वो ऊपर क्यों नहीं चले जाता है? कुछ तो है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो रिवर का वाटर अर्थ से जुड़ा हुआ है। कभी आपने सोचा है कि हम क्यों स्टेबल अर्थ पे खड़े हो पा रहे हैं? ऐसे फ्लोट क्यों नहीं हो रहे हैं सब? पानी की तरह ऐसे फ्लोट क्यों नहीं होती, हवा में ऐसे उड़ क्यों नहीं रहे होते हैं? क्या एक वजह है कि हम अर्थ के ऊपर ऐसे स्टेबल खड़े हो पा रहे हैं? या कोई भी चीज़ अगर हम यहाँ रखते हैं, एक खम्भे को रख देते हैं, तो वो स्टेबल यहाँ पे क्यों रुक जाता है? ऐसे इधर उधर हवा में फ्लोट क्यों नहीं होता है? बिकॉज कोई तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जो हमको अर्थ की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, मतलब कोई ना कोई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। इससे हमको ये पता चलता है एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो दो चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ के रख रहा है। ऐसे कहीं भी फेंका नहीं रही है चीज़ें, एक स्टेबल है। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। न्यूटन ने कहा है कि इस वर्ल्ड में, इस पूरी दुनिया में, स्पेस में भी, कहीं पर भी हर टू ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही है, हर टू ऑब्जेक्ट के बीच में। एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। सो व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? इट इज फोर्स एक्टिंग बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स अगर आप ले लोगे इन स्पेस, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब अगर आप सोचोगे कि अगर ऐसा है कि हर दो चीजें एक दूसरे से अट्रैक्ट होती है, तो क्या रीजन है कि अगर हम ये दो चीजों को रख रहे थे तो अट्रैक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों ऐसे अपनी जगह पर है, क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रहे हैं? वेयरएस अगर हम इसको छोड़ देते हैं तो ये जमीन में जाके गिर जाता है। हाँ, अर्थ से तो अट्रैक्ट हुआ, लेकिन आपस में क्यों नहीं अट्रैक्शन हुआ? बिकॉज न्यूटन ने ऐसा तो नहीं बोला है कि हर चीज अर्थ से ही अट्रैक्ट होगी, एक दूसरे से नहीं। न्यूटन ने क्या बोला कि देयर इज अ फोर्स विच एक्ट्स बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स ऑन अर्थ। तो फिर क्या रीजन है? बिकॉज ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डिपेंड करता है ऑन द मासेस ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो दो ऑब्जेक्ट्स मैं बता रही हूँ,
तो इन ऑब्जेक्ट्स का मास बहुत कम है, इसीलिए इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो वर्क कर रहा है, बट दैट डज नॉट कॉज एनी मोशन इन देम। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना कम है, इतना नेग्लिजिबल है कि उसके कारण ये ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं आते हैं। तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में आए ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, फॉर दैट एक पॉइंट बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि उनका मास बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो बाकी सारी चीज़ों को जब अट्रैक्ट करता है तो उसकी तरफ वो चीज़ें खींची चली आती है। तो अगर दोनों ऑब्जेक्ट में से एक का मास बहुत ज़्यादा है और एक का जस्ट उसके सामने नेग्लिजिबल है, तो बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। सो दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। नाउ सपोज देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ये ऑब्जेक्ट है ए और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है बी। तो ये दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। वो ज़रूरी नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट चलकर इसके पास आ जाए या ये ऑब्जेक्ट चल के इसके पास आए, ये दोनों ही चले जाए। ठीक है, मोशन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है इन दोनों के मासेस पे। ना इसी पर बना है एक लॉ जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो व्हाट डज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बोलता है कि अगर आपके पास दो ऑब्जेक्ट है और इन दोनों ऑब्जेक्ट का मास सपोज m1 और m2 है और इनके बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में होगा, दैट इज जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, that depends on two factors. First factor is product of their masses. Okay, product of their masses. इनके masses के product पे वो directly proportional है। directly proportional का sign ये होता है, this is directly proportional to product of the masses. I should write like this. Force, okay, the gravitational force is directly proportional to product of their masses। जो दो ऑब्जेक्ट है इनके masses पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इसका मतलब होता है जितना ज़्यादा प्रोडक्ट ऑफ द masses होगा उतना ही ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क करेगा दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में। Secondly, it is inversely proportional to, it is inversely proportional to square of the distance between them. Okay, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर से वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यानी 1/r²। तो इसको हम इनवर्सली प्रोपोर्शनल पढ़ेंगे क्योंकि ये रेसिप्रोकल है ना। जो ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के बीच वर्क कर रहा है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है जितना ज़्यादा डिस्टेंस का स्क्वायर होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। मतलब डिस्टेंस जितना ज़्यादा फोर्स उतना कम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। नाउ इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे? फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by r²। मतलब फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो ये क्या बन जाएगा? फोर्स इज इक्वल टू एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी जिसको हम बोलते हैं g, एंड g इज आल्सो कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये इसका सिंबल है कैपिटल G। बोलते हैं हम इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट m1 m2 by r²। और ये g क्या है? g इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है और वो है
6.7 इंटू 10⁻⁻11 ये वैल्यू फिक्स्ड है जी की। कहीं भी आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे स्पेस में, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ये जी की वैल्यू चेंज नहीं होती। ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू है 6.7 इंटू 10⁻⁻11। तो ओवरऑल अगर आपको कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फाइंड करना हो, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड करना हो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? ये फॉर्मूला लगाओगे। अब जी का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस का प्रोडक्ट लिखेंगे और उन दोनों मासेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे। तो ऐसा करने से हमको ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी ना। अब ये जो जी है इसका वैल्यू तो पता चल गया, ये इसका मैग्नीट्यूड है। नाउ व्हाट अबाउट द यूनिट? क्या यूनिट होगा जी का? फोर्स इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन r²। यहाँ से हम जी फाइंड करते हैं, क्या होगा? तो ये r² इधर आएगा, क्या होगा? f r² अपॉन m1 m2। तो जी का जो वैल्यू होगा वो होगा f r² अपॉन m1 m2। यहाँ से हमको इसकी यूनिट मिलेगी। F हो गया फोर्स, जिसका जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, उसका यूनिट होगा मीटर। तो बिकॉज ये r² है, ये होगा मीटर स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में दो मासेस है, दोनों का यूनिट होगा kg। तो kg इंटू kg होगा kg²। तो दैट मीन्स यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। इसको हम लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। So this is the unit of capital G, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो मैंने लिखा है ये है हमारा यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन सेज दैट ग्रेविटेशनल फोर्स between two objects is directly proportional to the mass of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. So this is called universal law of gravitation। और उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती है। Then what is gravitational constant अगर आपको बोलेगा, so gravitational constant is the constant whose value is 6.7 into 10⁻⁻11 और इसका यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। ना अगर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन लिखना होगा, व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? सपोज दो ऑब्जेक्ट है और अगर दोनों का मास 1 kg है, ओके, और इनके बीच का डिस्टेंस भी 1 मीटर है, तो इन दैट केस जो g है इसका वैल्यू क्या होगा? g इज इक्वल टू f इंटू r का वैल्यू होगा 1 मीटर और इसका स्क्वायर अपॉन जो मासेस है दोनों, ये दोनों भी 1 kg है, 1 kg। तो ये क्या हो गया? ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ओवरऑल इसका वैल्यू क्या आएगा? F। तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग मास 1 kg ईच केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर अपार्ट। मतलब अगर दो ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, दोनों 1 kg के हैं और इनके बीच का डिस्टेंस अगर 1 मीटर रखें हम, इन दैट केस जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है वो फोर्स की वैल्यू होगी इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का आपका डेफिनेशन यही होगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स acting between two objects having mass 1 kg each kept at a distance of 1 meter. So that will be the definition of gravitational constant having the value 6.7 into 10⁻⁻11 and the unit is Newton meter square per kg²। Our next topic is Kepler's law of planetary motion। जो planets move करते हैं सन के चारों तरफ, उसके कुछ लॉज हैं, कुछ लॉ है जिसको वो फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दे मूव लाइक दैट। तो इसको केपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने डिक्लेयर किया था, एक्सप्लेन किया था, जिसके लिए इसका नाम पड़ गया केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। सो व्हाट आर दीज लॉज? 3 लॉज हैं इसमें। फर्स्ट लॉ सेज दैट
ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, एलिप्टिकल से अंडाकार शेप में मूव होते हैं, सर्कुलर नहीं, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स में। तो ऑल द प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट। ओके, ये फर्स्ट लॉ है इसका। सेकेंड लॉ है प्लैनेट्स स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, प्लैनेट्स स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ये है हमारा सेकेंड लॉ। इसका क्या मतलब है, प्लैनेट स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सपोज ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऐसे कोई प्लैनेट मूव हो रहा है और ये सेंटर में है सन। ठीक है, तो यहाँ पर है सन। अब ये जो प्लैनेट जब रिवॉल्व हो रहा है तो सपोज यहाँ पर ये प्लैनेट है हमारा। अब ये जब सन के पास रहता है, जब ये सन के क्लोज रहता है तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है। ये यहाँ तक आ गया, ट्रैवल करते करते यहाँ तक आ गया। अब देखोगे आप, ये एरिया जो है, ये एक एरिया हो गया। दिस इज कॉल्ड एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन पर्टिकुलर टाइम। सपोज T आवर्स में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ तक गया। अब जब वो दूर होता है सन से, तब उसका जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है वो लेस होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी स्पीड स्लो हो जाती है। अब इसका जो एरिया होगा फ्रॉम द सन, ये प्लैनेट सपोज T आवर्स में यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल किया। अब ये जो एरिया होगा इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का एरिया इक्वल होगा, क्योंकि ये भी T आवर्स में ये डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है और ये डिस्टेंस भी T आवर्स में ट्रैवल हुआ है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में आप देख सकते हो डिस्टेंस में डिफरेंस है, स्टिल जो एरिया कवर हुआ है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम आर इक्वल, मतलब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया इक्वल होगा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब प्लैनेट सन के क्लोजर होता है तो उसका स्पीड फास्टर हो जाता है और जब वो सन से दूर होता है तो उसका स्पीड स्लोअर हो जाता है। तो इसीलिए जो टोटल एरिया वो कवर करेगा इन पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, चाहे वो दूर रहे चाहे पास रहे, हमेशा टोटल एरिया स्वेप्ट बाय देम विल बी इक्वल। सो दिस इज कॉल्ड प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये इसका सेकेंड लॉ है। और थर्ड लॉ इज R cube is directly proportional to T square. Now what is R and what is T? R is the distance of planet from the sun. The distance of planet from the sun is called R. And what is T? T is the time period of the planet. Means time taken by the planet to complete one revolution. ठीक है, जितना टाइम एक प्लैनेट को अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है वो टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड, यानी कि कैपिटल T। और जो डिस्टेंस होता है प्लैनेट का सन के बीच से, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड स्मॉल r। तो थर्ड लॉ क्या बोलता है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम टेकन बाय प्लैनेट to complete its revolution around the sun। ये हर प्लैनेट के लिए ऐसा होगा। That means अगर आप R क्यूब और T स्क्वायर का रेशियो फाइंड करोगे किसी भी प्लैनेट के, तो सभी प्लैनेट का वो कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा, इक्वल होगा। अगर आप अर्थ का फाइंड करते हो ऐसे, सिमिलरली मार्स का भी फाइंड करोगे, सिमिलरली आप जुपिटर का फाइंड करोगे। हर प्लैनेट का R का वैल्यू अलग है, मतलब उसका जो डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से वो R है। हर प्लैनेट का R का वैल्यू अलग है, हर प्लैनेट का T का भी वैल्यू अलग है। T क्या है, उसका टाइम पीरियड, टाइम टेकन टू रिवॉल्व अराउंड द सन। तो हर प्लैनेट के R के क्यूब को T के स्क्वायर से अगर हम डिवाइड करेंगे, यानी उसका रेशियो फाइंड करेंगे, तो ये रेशियो सभी प्लैनेट का सेम आएगा। जो लास्ट में जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद, वो रेशियो जो है वो सभी प्लैनेट का इक्वल आएगा, वो कांस्टेंट होता है।
तो यही है केपलर का थर्ड लॉ। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया केपलर्स लॉ ऑफ मोशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत आता है। अब नेक्स्ट टॉपिक इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, डेरिवेशन ऑफ न्यूटन स्क्वायर लॉ फ्रॉम केपलर्स थर्ड लॉ। न्यूटन स्क्वायर लॉ, न्यूटन ने अपना जो स्क्वायर लॉ बताया था वो एक्चुअली उसने केपलर के थर्ड लॉ से डिराइव किया था। जो मैंने अभी केपलर्स का थर्ड लॉ आपको बताया, आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, इसी के यूज से ही न्यूटन ने अपना इनवर्स स्क्वायर लॉ बताया था। क्या इनवर्स स्क्वायर लॉ है? जो अभी अभी मैंने आपको बताया ग्रेविटेशनल लॉ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का जो सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड पॉइंट क्या है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। इसको बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये न्यूटन का यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ का सेकेंड पॉइंट है, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ये लॉ उसके दिमाग में कहाँ से आया? अब ऐसे तो नहीं लिख दिया होगा ना, उसने कुछ रिसर्च किया होगा। तो ये लॉ उसके दिमाग में कहाँ से आया? वो केपलर्स के थर्ड लॉ से उसने ये चीज फाइंड आउट की। तो कैसे की ये आपको बता। देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन में मूव होता है तो सर्कुलर मोशन में मूव करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप के फोर्स की जरूरत होती है। उस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई भी प्लैनेट जब सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है, सन के मतलब रिवॉल्व हो रहा है, तो मूव होने के लिए उसको एक स्पेशल फोर्स की जरूरत होगी, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो दैट सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। ये है सेंट्रीपिटल फोर्स। नाउ अब हमको ये देखना है कि ये जो फोर्स है वो किन किन चीजों पे डिपेंड होता है, मतलब किससे किससे वो प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब किस पे डिपेंड होता है। तो m जो है ये तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा, तो ये कांस्टेंट होगा। मास जो है ऑब्जेक्ट का वो चेंज नहीं हो सकता, वो कहीं भी रहे स्पेस में, किसी भी प्लैनेट में रहे, कहीं भी रहे, मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। तो जो फिक्स्ड वैल्यू है, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, हम उसको हटा देंगे। वो कांस्टेंट है, क्योंकि जो कांस्टेंट है उसको हम हटा देंगे, तो ये प्रोपोर्शनल का साइन होगा और ये होगा v²/r। नाउ v क्या है? v इज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा होता है, इसका डिस्टेंस ट्रैवल क्या होगा? सरकमफेरेंस। ठीक है, डिस्टेंस क्या होगा इसका? सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2πr। तो जो v है, v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस क्या है? राउंड, कितना राउंड लगाया, क्या होगा उसका वैल्यू? सरकमफेरेंस यानी 2πr। और अपन टाइम, टाइम क्योंकि ये प्लैनेट का है तो हम इसको कैपिटल T लेंगे, दैट इज टाइम पीरियड। तो v का वैल्यू होगा 2πr/t। वो वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, फिर क्या होगा? f इज प्रोपोर्शनल टू 2πr का स्क्वायर बाय t भी है इसमें, एंड डिवाइड बाय ये r दिया। अब ये क्या होगा? f इज प्रोपोर्शनल टू, हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ये होगा 4π² r² अपॉन t², जिसको हमको डिवाइड करना है r से, तो इनटू 1/r हो गया। अब यहाँ पर देखोगे 4π² का वैल्यू तो कांस्टेंट है, 4 का वैल्यू इज नॉट गोइंग टू चेंज, पाई का वैल्यू भी फिक्स है, इट्स नॉट गोइंग टू चेंज। तो क्योंकि वो कांस्टेंट है हम उसको हटा देंगे, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज है वो हम हटा देंगे, क्योंकि वो प्रोपोर्शनल में आ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये r भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचा r अपॉन t²। ना यहाँ पर हम लगाएंगे केपलर्स का थर्ड लॉ। केपलर के थर्ड लॉ में क्या बोला था उसने? r³ इज प्रोपोर्शनल टू t²। तो हम यहाँ पर t² को रिप्लेस करेंगे r³ से। अब आप क्या करोगे? ये 1r यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो 1/r² बचा, यानी f इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यही हमको प्रूव करना था, एंड दिस इज कॉल्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ।
तो इनवर्स स्क्वायर लॉ ये न्यूटन ने फाइंड आउट किया, प्रूफ किया या डिराइव किया फ्रॉम या बाय यूजिंग केपलर्स थर्ड लॉ। तो यहाँ पर हमने यूज किया है केपलर्स थर्ड लॉ का। टी स्क्वायर को हमने रिप्लेस किया है आर क्यूब से, क्योंकि उसने बोला था कि आर क्यूब इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर। और नेक्स्ट टॉपिक इज फ्री फॉल। व्हाट इज फ्री फॉल? क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ दें वो सीधा आके जमीन में गिरेगा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ देते हैं तो सीधा आके अर्थ पे गिरता है। क्यों गिरता है वो? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। उस ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है ये हम अभी समझ चुके हैं। तो क्योंकि अर्थ का मास बहुत 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 बड़ा है इन कंपैरिजन टू दैट स्मॉलर ऑब्जेक्ट, इसीलिए वो ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है और जो ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे जाके आके गिरता है। इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। और जो ऑब्जेक्ट गिर रहा है उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट। ओके, अब एक चीज और है, जब वो ऑब्जेक्ट गिरता है ऊपर से नीचे, ये ऑब्जेक्ट है और ये है अर्थ। जब ये ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तब क्या होता है? उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब क्या है? या फर्स्ट चैप्टर में एक्सेलरेशन पढ़े हो, उसकी स्पीड बढ़ते जाती है। ठीक है, अगर यहाँ पर वो अगर कम स्पीड से शुरू हुआ है तो धीरे धीरे उसकी स्पीड तेजी से बढ़ते जाएगी। तो उसका स्पीड गेन होता है का कहने का मतलब है कि ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होता है। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाती है एंड दैट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ये क्या चीज है? इसका मतलब है किसी भी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट को जब हम छोड़ देते हैं तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स विच एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट बाय द अर्थ, वो ऑब्जेक्ट तेजी से अर्थ की तरफ आके गिरता है और जब वो फॉल होता है उस दौरान उस ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ने लगती है। और कितनी बढ़ती है वो फिक्स्ड है, वो वैल्यू पूरे अर्थ में हर जगह सेम है। उस वैल्यू को हम, उसकी जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उस एक्सेलरेशन को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल जी। नाउ ये जो स्मॉल जी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च किया, अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट को फॉल करके देखा। सर गैलीलियो और भी बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने फिर फाइनली ये फाइंड आउट किया, अलग अलग वेलोसिटी और अलग अलग मास के ऑब्जेक्ट जब उन्होंने फ्री फॉल करके देखा तो उन्होंने फाइंड आउट किया कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। चाहे हम एक हैवी मास ऑफ ऑब्जेक्ट को गिराएं तो उसमें भी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और चाहे हम एक पतले से छोटे से पेपर के टुकड़े को भी गिराएं तो उसमें भी एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की प्रोड्यूस होगी। तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ? वो ये हुआ कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरेगा तो हर सेकेंड में उसकी स्पीड बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? 9.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड इंक्रीज होती जाएगी एवरी सेकेंड में। सो दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब ये तो हम जान गए कि स्मॉल जी ये होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इसकी वैल्यू पूरे अर्थ में हर जगह पे सेम होगी। हर जगह पे कहने का मतलब है ऑन द सरफेस एरिया। ठीक है, नॉट इनसाइड और आउटसाइड, आई एम सेइंग ऑन द सरफेस एरिया हर जगह पर इसकी वैल्यू सेम होती है और इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ना इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करें या इसका फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करें
उसके लिए हम क्या करेंगे, ये मैं इसका डेरिवेशन बता रही हूँ स्मॉल जी का। हम ये जानते हैं कि जो कैपिटल F होता है यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल टू क्या होता है, m1 m2 बाय r स्क्वायर, और यहाँ पर होता है कैपिटल G। तो लेट ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो मास है वो है स्मॉल m, और जो अर्थ है इसका मास है कैपिटल M, और जो डिस्टेंस बिटवीन देम है उसको हम रेडियस ऑफ द अर्थ ही लेते हैं हमेशा, ठीक है, क्योंकि ये जो हाइट रहती है इसको हम नेग्लिजिबल लेते हैं, और ये जो बिकॉज ये वाला जो रेडियस है ये बहुत ज़्यादा है और हम इसी को लेंगे, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट विल बी टेकन एज द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में विल बी इक्वल टू कैपिटल G, और ये जो दो ऑब्जेक्ट में एक का मास स्मॉल m है तो हम इसको स्मॉल m लिख देते हैं। फिर ये जो m2 है ये है कैपिटल M यानी कि मास ऑफ अर्थ अपॉन r हो गया रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। नाउ फोर्स इज आल्सो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये भी आपने पढ़ा है छोटी क्लास, नॉट छोटी क्लास, पिछले चैप्टर्स में। तो ये होगा मास इनटू एक्सेलरेशन, तो मास क्या होगा, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कैपिटल G स्मॉल m कैपिटल M बाय r स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये जो एक्सेलरेशन है वो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे स्मॉल g से, तो स्मॉल m इनटू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m कैपिटल M बाय r स्क्वायर। अब ये बोथ साइड स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो अब आप देखो स्मॉल g का वैल्यू को क्या मिला, कैपिटल G m बाय r स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। और इसी में अगर हम m यानी मास ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करेंगे जो कि फिक्स्ड है, r यानी रेडियस ऑफ अर्थ का वैल्यू पुट करेंगे, और g का भी वैल्यू फिक्स है 6.7 इंटू 10⁻⁻11, ये सारी वैल्यूज पुट करके हम उसको सॉल्व करेंगे तो हमको g की वैल्यू नियर टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगी। तो ये आपको हो सकता है कि पूरा सॉल्व करने के लिए आए एग्जाम में, तो आपको मास ऑफ अर्थ और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, वो आप यहाँ पुट करेंगे एंड यू विल गेट द वैल्यू ऑफ स्मॉल g, ये आपकी बुक में गिवन होगा। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला ऑफ स्मॉल g, और ये इसका वैल्यू है। आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, वो होती है डिफरेंस बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, वो क्या होता है। स्मॉल g और कैपिटल G में पहला डिफरेंस होगा इन दोनों का डेफिनेशन। स्मॉल g इज एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन एन ऑब्जेक्ट produced in a free falling object due to gravity। और कैपिटल G क्या है, दिस इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट होगा G का वैल्यू हर प्लैनेट के लिए अलग अलग है। अर्थ का 9.8 है, दूसरे प्लैनेट में उसका वैल्यू अलग होगा, हर प्लैनेट का G का वैल्यू अलग है। तो वैल्यू ऑफ G डिफर्स इन डिफरेंट प्लैनेट्स, ओके, हर प्लैनेट में इसका वैल्यू चेंज होगा। वेयरएज जो कैपिटल G है इसका वैल्यू पूरे यूनिवर्स में, पूरा स्पेस में सेम है, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट है वैल्यू ऑफ कैपिटल G इज सेम एवरीवेयर, ठीक है। वो कितना है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर नॉट, उसको भी नहीं लिखते हम। थर्ड पॉइंट में है जो डिफरेंस है वो उसके यूनिट में है। G का यूनिट है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो कैपिटल G है इसका यूनिट होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये तीन जो है वो डिफरेंस है बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G। अब नेक्स्ट टॉपिक इज मास एंड वेट।
नॉर्मली हम अपने लैंग्वेज में, जो नॉर्मल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, हमको लगता है मास और वेट सेम चीज़ है। अगर हम आपको पूछेंगे व्हाट इज़ योर वेट, आप बोल देते हैं 70 kg, 60 kg, 50 kg। दिस इज रॉन्ग। वेट और मास अलग अलग चीज़ है। मास क्या होता है? मास इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो भी पार्टिकल है, जो भी मैटर इसके अंदर भरा हुआ है, उस सब का जो क्वांटिटी है टोटल, वो होगा उसका मास। उसका वजन जो है वो उसका मास है, जिसको हम नॉर्मली वजन ही बोलते हैं, वो उसका मास है। तो वेट क्या है फिर? वेट इज द फोर्स। ठीक है, वो फोर्स है जो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लग रहा है ड्यू टू द प्लैनेट ऑन विच वी लिव, दैट इज अर्थ। ये अर्थ हमारे ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, वो फोर्स को हम वेट बोलते हैं। तो जब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। तो फिर हमारा वेट केजी में कैसे हो सकता है? तो वेट हमारा वजन नहीं है, वेट वो फोर्स है जो हम पर लग रहा है ड्यू टू अर्थ। अगर हम अर्थ के ऊपर खड़े हैं तो ड्यू टू अर्थ, अगर हम मून पे खड़े हैं तो ड्यू टू मून, अगर हम मार्स में हैं तो ड्यू टू मार्स। तो वो होता है वेट। सेकेंड पॉइंट है, मास जो है वो कांस्टेंट है। अगर वो किसी भी प्लैनेट में चले जाए हमारा मास चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगर ये ऑब्जेक्ट का मास सपोज 1 kg है, तो वो हम इसको कहीं भी लेकर चले जाओ, मून पे या मार्स पे, किसी भी प्लैनेट पे, पूरे स्पेस में, मास नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसके अंदर का मैटर तो चेंज नहीं हो रहा है। तो मैटर का जो क्वांटिटी है वो तो उतना ही रहेगा, इसीलिए मास इज नॉट गोइंग टू चेंज। क्या चेंज होगा? वेट। क्यों चेंज होगा वेट? क्योंकि वेट तो एक्चुअली फोर्स है बिटवीन द फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो वो तो हर प्लैनेट में अलग अलग होता है, वो तो डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है। ठीक है, तो वो हर प्लैनेट में अलग अलग, वो डिपेंड करता है जो प्लैनेट का मास कितना है। तो फोर्स जो है हर प्लैनेट में, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन डिफरेंट होता है, इसीलिए स्पेस में अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्लेसेस पे वेट भी अलग अलग होगा। सो देयरफॉर वेट कैन नॉट बी सेम, इट्स वैल्यू इज नॉट कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है केजी मास का, और जो वेट है उसका यूनिट होगा न्यूटन, बिकॉज वो फोर्स है इसलिए न्यूटन होगा। वेट मास स्केलर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। अगर 50 kg यानी 50 kg, और जो वेट है दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसका डायरेक्शन भी होता है, हर वेट का डायरेक्शन होता है, क्योंकि जो फोर्स लग रहा है, क्योंकि वेट क्या है? फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन होता है कि किस डायरेक्शन पे फोर्स लग रहा है। नॉर्मली जो भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट है, ये सभी का जो फोर्स है वो टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होता है। हर ऑब्जेक्ट, अर्थ के ऊपर जितनी ऑब्जेक्ट है, सभी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उस फोर्स का डायरेक्शन होता है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसीलिए उसका जो वैल्यू होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। और मास कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर एक सिंगल पार्टिकल है तो उसका भी मास होगा, भले कम होगा बट होगा। मास कैन नॉट बी ज़ीरो। हाँ, वेट ज़ीरो हो सकता है। वेट ज़ीरो कब होगा? जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होगी। जिस प्लेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़ीरो होगी, यानी कि जी, स्मॉल जी का वैल्यू ज़ीरो होगा, वहाँ पर वेट ज़ीरो होगा। तो ऑन अर्थ हम कहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं जी ज़ीरो होगी? क्योंकि 9.8 तो होती है अर्थ के ऊपर, दैट इज एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर आप अर्थ के सेंटर पे चले जाएंगे तो एट द सेंटर ऑफ द अर्थ जी इज ज़ीरो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ज़ीरो, तो वहाँ पर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। सो दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। इससे रिलेटेड बहुत सारे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी है, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है इसलिए मैंने न्यूमेरिकल्स नहीं एक्सप्लेन किए हैं। मैं एक और वीडियो भी बनाने वाली हूँ, तो डू वॉच माय अपकमिंग वीडियो, जिसमें मैं सारे न्यूमेरिकल्स भी इस चैप्टर के बनाने वाली हूँ। So I try to explain almost all important topic of the chapter. Still, if you have any query, you can ask me in the comment section. Please subscribe my channel, like and share my videos.